सर बोलो। सर ये लोग 80 GGB या सी में जो ऐसे मतलब मैनिपुलेशन करता है पैसे का, ये तो समझ में आ गया, लेकिन GGA में कर सकता है ऐसे, मतलब रूरल आप लिए क्यों नहीं कर या सकता ऐसे है सब गांव चीजों को को कैसे डेवलप कर सकता करने के लिए? ये अच्छा क्वेश्चन तुम पूछो मुझे। अभी एक रिसेंटली सोनी लिव में एक वेब सीरीज आया, महारानी बोल के, पूरा बिहार के ऊपर आधार है। और शायद वो उस टाइम पे जो चारा घोटाला हुआ था बिहार में, जो पशुपालन डिपार्टमेंट से, ठीक है, तो वो हम्म उसके ऊपर वो मूवी में हम्म बहुत सारा पिक्चराइजेशन किया गया है। तो रिसेंटली देख रहे थे, कंप्लीट भी हो गया। तो प्रॉब्लम यही है कि सब जो पॉवर्टी इरिडिकेशन गांव खड़े में जो डेवलपमेंट होता है, सबसे घपलाबाजी ज्यादा वहीं पे होता है। ठीक है, क्योंकि आप करोगे कुछ अमाउंट, हम्म दिखाओगे कुछ अमाउंट, बिल होगा कुछ अमाउंट का, सर ऐसा करके मतलब वो मूवी बहुत ही, मतलब आप देखोगे तो आपको लॉजिक भी समझ में आएगा कि फाइनेंशियल ट्रेजरी में हम्म उस टाइम पे जब कंप्यूटर सिस्टम नहीं था तो लोग घोटाला कैसे करते थे। मतलब फॉल्स सप्लायर जनरेट करके उसी सप्लायर को पेमेंट किया, उसी के नाम पे चेक इशू किया, फिर उसी के अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके आपस से बांट लिया। और कुछ सिस्टम उस जमाने में होता था कि वीडियो कितना अमाउंट तक बिल साइन कर सकता है विदाउट वेरिफिकेशन, डीएम कितना साइन कर सकता है, तो सारा बिल दो ही अमाउंट का बनाया था। एक है आपका, क्या बोलते हैं, 15,000 के नीचे, और एक था 49,000 के आसपास। मतलब ताकि कोई ऑडिट में ना फंसे, इंटरनल ऑडिट में कोई क्वारीज ना हो। तो ऐसे करके बहुत वेल ऑर्गेनाइज सिचुएशन को किया गया था। तो करोड़ों का घपला उस टाइम पे भी हुआ था। तो मैडम ये 80 जीजीए वाला सेक्शन बहुत खतरनाक वाला सेक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जिनके लिए कुछ करने जा हम्म रहे हो वहां पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दरकार नहीं होगा। अब एक रूरल हम्म। अपलिफ्टमेंट करने जाऊंगा तो क्या करूंगा, वहां पे जाके स्कूल खोल दूंगा। पानी का समस्या हो तो कुछ देखना हाँ है, हाँ बिजली सर, का समस्या हो देखना है। या तो हर एक हॉस्पिटल जगह वगैरह को, कुछ हॉस्पिटल ऐसा वगैरह चीज को, पे जो भी भी। मतलब जहाँ से गांव का भलाई हो। अब ये तो तुम अकेले कर नहीं सकते हो, हम्म। आपको लगता है कोई गांव में जाओगे और एक ऐसे करोगे लोग करने देगा? तो पहले सरकार से परमिशन लेना नहीं पड़ेगा, बीडीओ ऑफिस, डीएम ऑफिस। नहीं। तो देर इज अ लॉन्ग टास्क, तो स्कोप है मैडम वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे भी स्कोप है, थोड़ा अच्छा, मैनिपुलेशन वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है सर। बिकॉज देखो, डोनेशन का मतलब ही हम्म। होता है एक ये जगह ही एक ऐसा सिनेरियो है कि लोग चाहते हुए ना चाहते हुए भी यहाँ पे प्रॉब्लम, आई मीन लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो सामने वाला पार्टी है वो तो वन साइडेड हो जा रहा है ना। आज आप प्राइम मिनिस्टर का कोई भी फंड या कोई भी आपका दूसरा फंड में आप घोटाला क्यों नहीं कर सकते हो? आप घोटाला इसलिए नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज कि वहां पे वन साइडेड वाला पार्ट है, मतलब आप जिसको डोनेट कर रहे हो। वहाँ पे ऑडिट, हाँ, हाँ, तो वो हिसाब पैसा होता आपको है, वापस हिसाब चाहिए। रखा जाता है। आप वापस, तो आप घोटाला नहीं कर सकते हो, वो डोनेशन का पैसा वो लोग लेके कुछ करे वो अलग बात है। बट पब्लिक एज ए हम्म डोनर के हिसाब से कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे तो पूरा मैच ही सेट है पहले से। पहले तो आप लोग मैच ही फिक्स करके रखेंगे कि हम तुम्हें देंगे, बाद में दिन तुम मुझे दे देना। तो ये सब चीज में तो चांसेस आर देयर ना। तो हो सकता है यहाँ हाँ पे। सर, ठीक है। ठीक यशवंत है सर, साउंड समझ तो गया। आ रहा है गाइस, मेरा साउंड सब लोग तक जा रहा है तो। यशवंत एक बार चेक करो बेटा तुम्हारा कनेक्शन, आई गेस तुम्हारे एंड से कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, बिकॉज अभी तोशली के साथ तो फुल्ली बात की है। उसका आवाज मुझे तक आया, मेरा आवाज उस तक पहुंचा, तो बाद बाकी लोग भी कंफर्म कर रहे हैं। आप एक बार देख लो प्लीज। ठीक है, चलिए, थैंक यू। 80 जी आइए, घर घर का कहानी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज आपको लॉ का थोड़ा सा और दाव पेच सिखाएंगे, आइए। तो 80 जीजी का मतलब होता है आप रेंट पे कर रहे हो। ध्यान से सुनो, आप क्या पे कर रहे हो? आप रेंट पे कर रहे हो, और आपको एचआरए नहीं मिल रहा है। आप अगर सैलरी चैप्टर का नाम सुने हो या पढ़े हो तो आपको एक पता होगा, एक अलाउंस मिलता है सैलरी से हम लोग, जिसको हम लोग हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए बोलते हैं जिसको, इट्स कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंस। तो आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है और आप रेंट पे कर रहे हो। सर फिर से बोलिए, आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है पर आप रेंट पे कर रहे हो, कुछ इस तरह का बात है। तो 80 जी एप्लीकेबल टू क्या है? एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। फिर उसके बाद है कंडीशंस। क्या कंडीशन के ग्राउंड पे चीज होगा? सो नंबर वन, he has not been giving HRA।
ओके, वेयर ही इज एम्प्लॉयड। लिख लो, समझा दो उसमें घपलाबाजी कैसे होता है। ही इज पेइंग रेंट। ओके, इतना सारा कंडीशन फुलफिल करना है, तब जाके इसका बेनिफिट कुछ मिलता है। इस वीक तक हम लोग का डिडक्शंस पूरा हो जाएगा, ठीक है। सैटरडे तक हम लोग डिडक्शन करके पूरा ग्रैंड रिविजन कर लेंगे। ग्रैंड रिविजन में थोड़ा टीडीएस भी पढ़ के आइएगा, टीडीएस का भी रिविजन कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग को क्या क्या हम लोग हो गया नहीं हुआ एंड ऑल दैट, ठीक है। ये एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग छोटा छोटा काफी सारा टॉपिक है जो हम लोग उस टॉपिक को पढ़ना है, देखना है। तो गाइज अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो हो गया कंडीशंस एंड एवरीथिंग। सो नाउ डिडक्शन, ये सब कुछ करने के बाद से डिडक्शन कितना मिलेगा। इसका डिडक्शन थोड़ा लंबा चौड़ा है। डिडक्शन कितना मिलेगा, सो डिडक्शन शैल बी minimum of the following. Deduction shall be minimum of the following. Okay, number one, 5,000 पर मंथ, मतलब तीन कंडीशन है, उसके अंदर जो सबसे छोटा रहेगा 5,000 पर मंथ। नंबर टू, रेंट पेड माइनस 10% of adjusted GTI. Number three, 25% of adjusted GTI। आप याद करके चलिएगा कि मैक्सिमम वही 5,000 पर मंथ करके मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। मतलब एक साल में कितना बेनिफिट क्लेम हो सकता है, 60,000 मैक्स। सुनो, समझो, इस सेक्शन को एक फायदा वाला सेक्शन है। सबसे पहले क्या है सर, लिख लियो तो डिडक्शन वाला पार्ट हो गया। अच्छा, एडजस्टेड जीटीआई का डेफिनेशन भी लिखना है ना आप लोग को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। पता तो होगा आप लोग का एडजस्टेड जीटीआई का डेफिनेशन क्या है, कोई बोल पाएगा। जीटीआई आता है, उससे लेस क्या होता है, उससे लेस होता है लॉन्ग टर्म। LTC, लॉन्ग टर्म LTC कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म minus कैपिटल 80 गेन kg on माइनस sale. ऑल डिडक्शन। Deduction under chapter 80GG. वाह, काफी तेज हो आप लोग, गुड। शेयर्स माइनस, All deduction except 80 GG. All deduction of chapter 6.
ये हो गया हम लोग का सेक्शन। यस यस करेक्ट, महिमा जी एकदम करेक्ट है, जो लोग आंसर दिए सब करेक्ट है, एवरीवन इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब डिस्कस करें क्या कहानी है इसका। लिखना हो गया हम लोग का। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सुनो ध्यान से दोस्तों प्लीज। सबसे पहले ये है कि सर एक बात बताइए, ये सेक्शन में है क्या एक्चुअली, ये सेक्शन क्लेम करने के लिए हम लोग को करना क्या है। सर एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। मतलब आप जब माशाल्लाह ऑफिस में जॉब स्टार्ट करोगे, आपका जब सैलरी मिलना चालू होगा तो सैलरी स्लिप में आपका सैलरी का कंपोनेंट दिखेगा। आपका जो सैलरी स्लिप होगा उसमें सैलरी का कंपोनेंट दिखेगा। कंपोनेंट का क्या क्या होगा, कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले बेसिक आएगा, उसके बाद डीए आएगा, ओके, फिर आपका सारा अलाउंस वाला पार्ट आएगा। तो ऐसा आप देखोगे वहां पे, कहाँ पे देखेंगे सर, सैलरी स्लिप पे देखेंगे हम लोग। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यस सर। उसके अंदर एक कंपोनेंट ऐसा आता है एचआरए बोल के। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस मतलब आपका घर का भाड़ा जो है, जो बनता है, वो एम्प्लॉयर दे देता है। तो ये सेक्शन क्लेम करने का सबसे पहला शर्त यही रखा गया कि आपको ऑफिस से एचआरए नहीं मिल रहा है। आप जहां जॉब कर रहे हो, आप जहां जॉब कर रहे हो वहां पे आपको सैलरी पे एचआरए नहीं दिया जा रहा है। सर फिर से बोलिए, आप जहां जॉब कर रहे हो वहां से आपका सैलरी में एचआरए नहीं दिया जा रहा है। तो अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा है और फिर भी आप रेंट पे कर रहे हो, आपका घर का भाड़ा देना पड़ रहा है, तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। आप इस सेक्शन क्लेम करने का हकदार बन सकते हो। सर कंडीशन क्या है, दो प्राइमरी कंडीशन, कंडीशन सारे सेटिस्फाई करना होगा, बट ये दोनों प्रमुख कंडीशन है, प्राइमरी कंडीशन है। क्या सर फिर से बोलिए एक बार। सबसे पहले आपको एचआरए नहीं मिल रहा है। आपको क्या नहीं मिल रहा है, आपको कोई एचआरए नहीं मिल रहा है, और आप भाड़ा दे रहे हो, मतलब आप भाड़े के घर में रह रहे हो, यू आर पेइंग रेंट। आप जहां जॉब कर रहे हो वहां आप रेंट पे कर रहे हो, यू आर पेइंग द रेंट, बट आपको उसके लिए कोई एचआरए नहीं मिल रहा है। आपको उसके लिए कोई एचआरए नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो आप इस सेक्शन क्लेम करने का दावेदार हो सकते हो। इसके साथ और भी दो कंडीशन ये लोग ऐड किया। ये जो सेक्शन जो आप लिखे हो, डज नॉट क्लेम सेक्शन 23A, इसको मैं बता रहा हूं ये क्या है। ये बेसिकली आपका सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। आप लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर जब पढ़ोगे तो वहां पे प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन आएगा, ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का मतलब जो घर आपका है, मतलब लिटरली आपके पास कोई घर नहीं है खुद के नाम पे। यार पापा मम्मी के नाम पे अलग बात है, आपके नाम पे कोई घर नहीं है, आप भाड़े के घर में रहते हो जहां जॉब करते हो, और आपको ऑफिस से भी कोई एचआरए प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, और आप रेंट पे कर रहे हो, एंड आप जहां पे जॉब कर रहे हो वहां पे इन लोग का घर नहीं है, आपका वाइफ या आपका हस्बैंड का भी घर नहीं है, माइनर चाइल्ड, या आप अगर कोई एचएफ का मेंबर हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो एचएफ का भी कोई घर वहां पे नहीं है। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एचएफ का भी घर वहां पे नहीं है। तो ही डज नॉट हैव एनी हाउस इन एरिया वेयर ही इज एम्प्लॉयड, नाइदर हिज स्पाउस, माइनर चाइल्ड, एचएफ, ये बात। तो सर एक बार फिर से कंडीशन को समझा दीजिए, क्या क्या कंडीशन के बारे में आप बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन कि आपको क्या नहीं मिल रहा दोस्तों, हर मुझे एचआरए नहीं मिल रहा है, मेरे पास खुद का घर नहीं है। खुद का घर मतलब मेरे मेरे नाम पे, यार समझ रहे हो ना। जैसे मेरे नाम पे कोई घर नहीं है, पापा के नाम पे, मेरे नाम पे नहीं है। तो आप लोग का भी वही होगा। अभी आप लोग के नाम पे प्रॉपर्टी है कि मम्मी पापा के नाम पे है अभी। तो अगर मम्मी पापा के नाम पे है तो प्रॉपर्टी उन लोग का है, आपका नहीं है। तो आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी आप कोई ऑक्युपाई नहीं किए हो, या आप प्रॉपर्टी लेके भाड़े पे दे दिए हो, मतलब आप जहां जॉब कर रहे हो वहां पे आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपको कोई ऑफिस से बेनिफिट नहीं मिल रहा है घर भाड़ा देने के लिए, आप अपने जेब से पैसा पे कर रहे हो, और आप जहां कर रहे हो वहां पे आपका हिंदू, आप अगर एचएफ का मेंबर हो तो आपका एचएफ का भी कोई घर नहीं है, आप अगर शादीशुदा हो तो आपका हस्बैंड या वाइफ का वहां पे कोई घर नहीं है, या माइनर चाइल्ड का भी कोई घर नहीं है। तो अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हो तो आप किसके लिए क्लेम कर सकते हो, आप 80 GG के लिए क्लेम कर सकते हो। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस।
हाँ या ना? सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? अब स्टूडेंट वेट कर रहे हैं सर घपला किधर है, वेयर इज द घपला, बिकॉज आप सिखाए थे जी मतलब ही घपला का सेक्शन है। तो यहाँ पे इसके नाम पे कलंक जो लगा है वो कहाँ है, दिखाइए कहाँ पे। यहाँ पे ये बात मेंशन किया हुआ है क्या कि रेंट किसको दे सकते हो किसको नहीं दे सकते हो? अगर कंडीशन पढ़ के देखो तो ये कंडीशन कहीं पे भी लिखा हुआ है कि आप रेंट किसको दे सकते हो किसको नहीं दे सकते हो? इज देयर एनी मेंशन ऑफ दैट पॉइंट कि यू आर गोइंग टू पे रेंट टू दिस एंड दैट, यू आर नॉट गोइंग टू पे, ऐसे कुछ बोला गया है यहाँ पे? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि आप रेंट किसको दे सकते हो किसको नहीं दे सकते हो। मतलब रेंट कैन बी पेड टू एनीवन। यस सर, रेंट कैन बी पेड टू एनीवन। ध्यान से रखना यार ये बात को कि रेंट कैन बी पेड टू एनीवन। घर का भाड़ा आप किसी को भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साइलेंट है। तो सर घपला आप समझ आ रहा है, आप क्या बोलना चाह रहे हो? सर मान लो आईसीए मुझे एचआरए नहीं देता, देता है, बट मान लेते हैं कि आईसीए मेरा सैलरी स्लिप में एचआरए नहीं देता है और मैं पापा के घर में रह रहा हूँ। हाँ सर, तो भाड़ा कौन सा दे रहे हैं? अब देंगे कल से भाड़ा पापा को। पापा अब मंथली 8,000 रुपए मुझसे भाड़ा लो, फ्री में हम नहीं रहेंगे। सर ये किस जज्बाती का बात आप बोल रहे हो? खुद के घर पे रह रहे हो, पापा को भाड़ा दे रहे हो, इसलिए तो दे रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स की नजर में मुझे धूल झोंकना है कि भाई देखो मैं रेंट पे कर रहा हूँ। आपने बोले हो रेंट पे करने का शर्त थे, तो आइए एक बार कंडीशन मेरे ऊपर एप्लीकेबल करते हैं। सर आपको क्या एचआरए मिल रहा है? नो, मेरा कंपनी मुझे सैलरी में सब दे रहा है, एचआरए नहीं दे रहा है। सर आपका घर नहीं, में शादी हुआ ही नहीं, तो ये सब का सवाल ही नहीं आता है, ठीक है, तो ये कंडीशन मेरे ऊपर लागू ही नहीं होता है। अच्छा सेल्फ ऑक्युपाइड? सर नहीं है, नहीं है, उतना पैसा नहीं है मेरे पास कि अपना घर खरीद लूं। ऊपर वाला देगा तो जरूर खरीद लेंगे। आप रेंट पे करो? यस सर, यस सर, हम रेंट पे कर रहे हैं, पापा को पे कर रहे हैं। हर मंथ पापा को पेटीएम से 8,000 रुपए ट्रांसफर करते हैं पापा के अकाउंट में, पापा रसीद भी देता है। प्लीज यहाँ पे बाप बेटे का रिश्ता क्या है इसमें मत आइए, आप लॉ को देखिए। ऑलवेज इमोशनल होके लॉ नहीं जीता जाता है। लॉ को पढ़ने के लिए समटाइम्स थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। अगर मैं ऐसा करूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बोलिए पहले आप प्लीज। क्योंकि मेरे यहाँ पे कहीं भी पेरेंट्स मेंशन नहीं है यहाँ पे कि घर आपका पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए, तो पेरेंट्स मिसिंग है ना यहाँ पे। अब पापा को मैं रेंट दे रहा हूँ, आप बोलोगे सर क्या रिश्ता है आपका बाप बेटे का, आपको घर पे रहने के लिए भाड़ा देना पड़े? अरे भाई रिश्ता बहुत अच्छा ऊपर लगा रहा है हमसे, ऐसा कोई बात नहीं है। लॉ को में थोड़ा सा फायदा लेना हो ताकि लोगों को पता चले, लॉ को पता चले उससे लूपहोल्स कहाँ है। तो सर चलिए मान लीजिए आप पापा को रेंट दे रहे हो, आप बच जा रहे हो, लेकिन सर पापा के लिए तो इनकम होगा। हाँ डेफिनेटली इनकम होगा। तो 8,000 करके अगर मैं पापा को रेंट पे करूं तो पूरा साल में होता है 96,000। भाई साहब 5 लाख तो टैक्स ही नहीं लगता है, 5 लाख तक इनकम पे तो टैक्स ही नहीं लगता है। तो साल में अगर 96,000 अगर पापा के अकाउंट में क्रेडिट हो तो क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हो? एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? क्या पैसा मेरा लॉस हो गया? क्या पैसा मेरा लॉस हो गया? जवाब चाहिए मुझे। क्या ये 8,000 रुपए स्वाहा हो गया कि है मेरे पास? अरे पापा के एटीएम में रख दोगे। है सर मेरे पास। पापा बोलोगे आप एटीएम ले क्या करोगे, आपको जाने का दरकार नहीं है, हम जाते एटीएम में ना, तो आपको पता है क्या करूंगा एटीएम में जाके, उठा लूंगा पैसा, हमको खबर ही नहीं होगा किसी का। समझ रहे हो घपला किसको बोलते हैं? तो सर इनकम टैक्स इसके ऊपर चेंज नहीं किया अभी तक? नहीं सर चेंज नहीं किया। लास्ट टाइम एक नया अमेंडमेंट डाला था कि जिनको जो आपका लैंडलॉर्ड होगा उनका पैन कार्ड और उनका डिटेल सबमिट करना होगा, तो कर देंगे हम कौन सा बड़ी बात है, दे देंगे। अब है मेरा पापा पैसा लेता है मुझसे रहने के लिए, क्या करें, है इनकम टैक्स हम बोलेंगे। आप क्या समझोगे सर? होता है सर ऐसा कभी कभी सर लोग ऐसा करता है, आप सोच के देखो लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट मुझे लोगों से ही पता चला था, ठीक है। अच्छा हस्बैंड वाइफ के साथ मत ये सब नहीं होगा, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे स्पाउस दिया हुआ है। ये प्लानिंग अगर आपके सोच में है कि हस्बैंड वाइफ को रेंट पे करेगा, वाइफ हस्बैंड को पे करेगा, बहुत ही फालतू चीज होगा। बट ऐसा अगर प्लानिंग करोगे तो प्लान फ्लॉप होगा, बिकॉज यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपका स्पाउस का घर हो तो आपको एटीजीजी नहीं मिलेगा, ठीक है। बट पेरेंट्स के लिए तो है ना सर, और हम मेजर चाइल्ड है माइनर भी नहीं है, हो ही सकता है सर। समझ रहे हो लॉ के साथ कैसे खेलना है? ये होता है लॉ पढ़ने का तरीका। कहाँ छोड़ दिया है वो, हमको उसी बात का फायदा लेना है।
तो यहाँ पे एक ही बात इनकम टैक्स से गलती हुआ, खाली ये बोल के छोड़ दिया ही इज पेइंग टू रेंट टू हुम, ये बात मेंशन ही नहीं किया। अगर यहाँ पे लिख देता कि रेंट डज नॉट पे टू पेरेंट्स, रिलेटेड पार्टी, रिलेटिव, खेल खत्म, टाटा गुड बाय हो जाता वहां पे ही। बट यहाँ पे वो नहीं लिखा, यहाँ पे खाली इतना लिखा कि ही इज पेइंग रेंट। यहाँ पे क्या लिखा, खाली इतना लिखा कि ही इज पेइंग रेंट, वो रेंट दे रहा है, बस इसी का ही फायदा ले लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा कि वो रेंट दे रहा है, तो बस हो गया खत्म। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? सबको मजा आया ये लॉ को ऐसे समझ के? किसी के पास कोई आर्गुमेंट हो, कोई अगर दूसरा सवाल जवाब हो, कर सकते हो, यू आर वेलकम। आगे बढ़ू, चला मूव ऑन। अब डिडक्शन कितना मिलेगा सर, ये बात में तो क्लियर है कि 5000 पर मंथ मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना मिलेगा सर? 5000 पर मंथ मैक्सिमम मिल जाएगा। सर ये क्या है, ये दूसरा कंडीशन है, जितना आप रेंट पे कर रहे हो माइनस आपका एडजस्टेड जीटीआई का 10%, यहाँ पे कुछ अमाउंट आएगा, और आपका जो एडजस्टेड जीटीआई निकलेगा उसका 25%। तो ये तीनों केस में एक अमाउंट आएगा। पहला अमाउंट बहुत क्लियर है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 60,000। पहला वाला कंडीशन में अमाउंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम 60,000। सेकंड वाला कंडीशन में क्या है सर, आपने रेंट, मैंने 8,000 का रेंट पे कर रहा था, तो 8 इंटू 12 तो 96,000 मेरा रेंट पेड हो गया। और मेरा जो एडजस्टेड जीटीआई इनकम होगा दोस्तों, मेरा जो एडजस्टेड जीटीआई इनकम आएगा कैसे, ये इक्वेशन अप्लाई करके, ये इक्वेशन अप्लाई करके मेरा जैसे एडजस्टेड जीटीआई आएगा उसका 10% लेस कर देंगे, बात खत्म। और ये जो एक्सपेक्टेशन जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे एडजस्टेड जीटीआई का, उसका थर्ड में 25% लेना है। तो वहां पे एक अमाउंट आएगा, यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, इसमें से सबसे जो छोटा वाला अमाउंट होगा उतना आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन कहाँ पे? 80 जीजी में। आपको कहाँ डिडक्शन मिलेगा? अंडर सेक्शन 80 जीजी में मिलेगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? आपको 80 जीजी में डिडक्शन मिल जाएगा। लिख लिए हो आई गेस, सबको क्लियर है? जी सीरीज हो गया। अब छोटा छोटा करके एक करके कुछ सेक्शन है, 80E, 80 TTA, वो पढ़ लेते हैं। डी को हम लोग लास्ट क्लास के लिए रख देते, डी सीरीज को हम लोग लास्ट क्लास के लिए रख देते। एक्सक्यूज मी।
हेलो। अच्छा, कहाँ तक लिखे हम लोग? ये हो गया तो चलो नेक्स्ट सेक्शन 80E। ए तो जी को हम लोग ये कर दिए ना, सेटिस्फाई कर दिए तो कि हर एक सेक्शन में कुछ ना कुछ घपला है। जी है तो घपला है। यस सर। तो चलो नेम सजेस्ट सूट कर गया इन लोग के ऊपर। अच्छा, 80E एप्लीकेबल। ई से क्या याद आ रहा है आप लोग को? वाह यार, इसे क्या याद आ रहा है? बोले तो थे। एजुकेशन लोन। इट्स एजुकेशन। एडुकेशन। ई फॉर एजुकेशन। ओके, एडुकेशन। तो आइए एजुकेशन लोन का देख लेते हैं। तो एजुकेशन लोन, हाँ, तो उसके लिए क्या कंडीशन करना पड़ेगा? आइए सर, एक करके बोलिए कंडीशन। एसएससी बोरोज मनी। एसएससी बोरोज मनी फ्रॉम। अब एजुकेशन लोन कहाँ से ले सकते हो? बैंक से ले सकते हो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, बजाज फिनसर्व टाइप, और कहाँ से ले सकते हो? चैरिटेबल ट्रस्ट से भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लोन मस्ट बी टेकन फॉर हायर एजुकेशन। ओके, इसके अंदर लिख दो फॉर हिमसेल्फ स्लैश हरसेल्फ और रिलेटिव्स। मतलब लोन किसके लिए ले सकते हो? हाँ, ओके। एसएससी मस्ट पेज इंटरेस्ट ओके। नेक्स्ट, आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, इसे सीधे लिख देते हो। आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। ओके, डन गाइस, लिख लिया हम लोग। आगे बढ़ू? शैल आई मूव ऑन? चलिए। अच्छा, लोन का ईएमआई देते हैं ना हम लोग, तो ईएमआई जो देंगे ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ईएमआई का दो पार्ट होता है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। 80 में वो इंटरेस्ट पार्ट का डिडक्शन मिलेगा। सर किसका डिडक्शन मिलेगा? 80 में वो जो इंटरेस्ट पार्ट है उसका डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन लिख लो, इंटरेस्ट पेड ऑन सच लोन अमाउंट। इंटरेस्ट पेड ऑन सच लोन अमाउंट। नोट्स क्या होगा? सर रिलेटिव्स का मतलब क्या है? मतलब किन किन के लिए लोन आप ले सकते हो, या रिलेटिव्स मीन्स रिलेटिव के अंदर कौन कौन आएगा देख लो। स्पाउस आएगा, कॉमा चिल्ड्रन आएगा, और कौन आएगा? यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और एनी अदर पर्सन
or any other person for whom SSE is a legal guardian. जिनके लिए एसएससी लीगल गार्जियन रहेंगे उसके लिए भी चलेगा। मतलब किसी का अगर एडाप्टेड चाइल्ड हो या कोई अगर साइन कर रहा हो कि हम इसका लीगल गार्जियन, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है अभी, तो वो भी चलेगा। ओके, मतलब एडाप्टेड चाइल्ड इसके अंदर इंक्लूड है जिसके लिए एसएससी लीगल गार्जियन हो। मतलब खाली खुद का रिलेटिव के लिए, मतलब खुद का वाइफ, खुद का हस्बैंड या बच्चे लोग के लिए नहीं। अगर कोई एडॉप्टेड चाइल्ड हो, खुद का अगर नहीं हो, जैसे कि दृश्यम मूवी का देखे हो तो अजय देवगन जो विजय सालेगांव का कैरेक्टर प्ले किया था, उसका जो बड़ी बेटी थी अंजलि, वो एडॉप्टेड थी। अब जो लोग मूवी देखे लोग को पता होगा। तो अगर इस केस में अगर विजय भाई लोन ले लेता है और उसका इंटरेस्ट पे करे तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा, भले ही उसका खुद का बेटी ना हो, क्योंकि लॉ ये परमिशन देता है कि फॉर हुम एसएससी इज अ लीगल गार्जियन। क्लियर टू एवरीवन? जिसके लिए एसएससी कौन है? एसएससी इज अ लीगल गार्जियन। ओके, नेक्स्ट, कब तक डिडक्शन मिलेगा देख लो। डिडक्शन shall be allowed, deduction shall be allowed for maximum 8 years, for maximum 8 years from the date of payment of first interest amount, from the date of payment of first interest amount so paid on such loan. ओके, जिस दिन से आप लोन पे किए हो, जिस दिन से आप लोन पे किए हो उस दिन से 8 साल के अंदर आपको, मतलब 8 साल तक डिडक्शन, मतलब एजुकेशन लोन 8 साल के अंदर रीपे हो जाना चाहिए। गाइस, एजुकेशन लोन अगर आप लेते हो तो उसका आपका ईएमआई भी चालू हो जाता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है कि आपको जब जॉब मिलेगा उसके बाद से आप ईएमआई देना चालू करोगे, या टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और होता होगा। तो जो भी है, जिस दिन आप या तो जॉब मिलने के बाद या लोन मिलने के बाद जिस दिन से आपका ईएमआई चालू होगा लोन का, तो फास्ट ईएमआई से 8 साल तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। 8 साल से ज्यादा आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है? लिख लियो आप लोग। अच्छा, खाली इंटरेस्ट पार्ट का मिलेगा, हेलो, इंटरेस्ट पार्ट का मिलेगा, पूरा ईएमआई का नहीं मिलेगा। और 80C जो था उसमें खाली प्रिंसिपल पार्ट का मिल रहा था। तो कहाँ प्रिंसिपल पार्ट मिलता है, कहाँ इंटरेस्ट पार्ट मिल रहा है, ये बात याद रखिएगा जरूर। आई रिपीट सर, कहाँ प्रिंसिपल पार्ट मिलेगा, कहाँ इंटरेस्ट पार्ट मिलेगा, ये बात याद जरूर रखिएगा प्लीज, ठीक है? Shall I move on? आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 80 TTA। 80 TTA। सर सर ये जो 8 इयर्स तक हम लोग लेंगे तो मतलब 96 मंथ तक ही मिलेगा ना इस चीज का टोटल? 97 होगा एक्चुअली, पहला ईएमआई के बाद से 8 साल काउंट होता है। अच्छा, तो 97 तक मतलब पहला ईएमआई का डिडक्शन मिलेगा और उसके बाद और 8 साल का मिलेगा। तो 96, 8 into 12, 96, यस एब्सोल्युटली। आइए थोड़ा एक काम का चीज पढ़ते हैं। गैस, अभी तक का जितना सेक्शंस हम लोग पढ़े हैं आज एक बार रिकैप कर लेंगे हम लोग। आज वो क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे बिकॉज मेरा उतना आज पढ़ाना है नहीं।
ठीक है। और उसके बाद एक ही सीरीज जाएगा, डी सीरीज, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ लेंगे। ठीक है, इस वीक डिडक्शन खत्म हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम में कुछ खास तो अभी चेंजेस आया नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप एक बार देख लो। डीटी हम लोग अभी नहीं लिखेंगे, अभी सेंटर वेंटर ओपन होने दो, बिकॉज हम लोग का जो मेजर पार्ट है आईटी फाइल वही पेंडिंग है अभी। तो 7 तारीख के बाद पोर्टल ओपन होगा, नया पोर्टल, उसके ऊपर हम लोग काफी चीज सोच रहे हैं, काफी चीज करने का सोच रहे हैं, बिकॉज वो ऑलवेज ऑन डिमांड रहेगा लोगों के लिए, पूरा एकदम नया दिशा है। पहला जो था पूरा चेंज हो जाएगा, अभी पूरा नया आएगा। तो लेट्स सी हम लोग कैसे क्या उसके ऊपर डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे एक चीज पढ़ लेते हैं, दैट इज एटीटीटी है। तो गाइज अभी तक का जितना सेक्शन आप पढ़े हो यहाँ पे, सारा सेक्शन में आप क्या देखे हो, सारा सेक्शन में आपको देखने को मौका मिला कि एक्सपेंसेस के ऊपर आपको डिडक्शन मिल रहा है, राइट। सारा सेक्शन पे आप क्या देखे हो कि एक्सपेंसेस के ऊपर डिडक्शन मिल रहा है। जो भी डिडक्शन वगैरह आप क्लेम कर रहे हो, किसके ऊपर क्लेम कर रहे हो, एक्सपेंसेस के ऊपर क्लेम कर रहे हो, कोई इनकम के ऊपर नहीं था। अब याद करके देखो, 80CCC में क्या था, आपको इन्वेस्टमेंट करना था, वहां था पैसा देना पड़ रहा था। 80C में भी वही था, बहुत सारा जगह दिखाया था वहां पे जहां जहां पैसा डाल सकते हो। सीसीजी में आपको इक्विटी शेयर परचेस करना था, सीसीडी में आपको पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करना था, यहाँ पे एजुकेशनल लोन देना था, जीजी में हाउसिंग रेंट देना पड़ रहा था, घपला में डोनेशन करना पड़ता, मतलब पैसा जा रहा था और आपको डिडक्शन मिल रहा था। सर, पैसा जा रहा था और आपको डिडक्शन मिल रहा था। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तक जितना सेक्शन पढ़े हो सब में तो यही हुआ है ना, पैसा जा रहा है और आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, कितना जितना जा रहा है, और सर्टेन अमाउंट लाइक 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर। ऐसा ही तो था ना हम लोग का अभी तक का सारा सेक्शन का सफर। ये सेक्शन में ऐसा नहीं होगा, इसमें पैसा आने के लिए मिलेगा। क्या बोल रहे हैं सर, पैसा आने के लिए डिडक्शन? जी हाँ, पैसा आने के लिए डिडक्शन, मतलब आपका इनकम के ऊपर डिडक्शन मिलेगा। वाह सर, लाइफ तो इसे कोई बोलते हैं यार, मतलब इनकम भी करूं, टैक्स भी ना देना पड़े, सुपर यार। तो कुछ इनकम ऐसा होता है जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट इनकम, नॉट एफडी, नॉट आरडी, नॉट एमआईएस। किसका सर? वन एंड ओनली एक्सक्लूसिवली सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट। किस चीज का सर? सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट। अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट की अगर बात करोगे तो ये सेक्शन उसके ऊपर है कि आपको जितना इंटरेस्ट मिलेगा। सर मुझे इनकम हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरा पैसे के ऊपर पैसा बढ़ रहा है, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको जितना इंटरेस्ट मिलेगा, आई रिपीट बॉयज एंड गर्ल्स, आपको जितना इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन आपको मिलेगा 80 TTA में। आई रिपीट, आपको जितना इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा 80 TTA में। सो आर वी रेडी? क्या है इस सेक्शन का कहानी, करे? आइए सर। तो दोस्तों ये उल्टा है, उल्टा समझ में आया ना कौन सा एंगल से हम उल्टा बोल रहे हैं इसको। अभी तक का जितना सारा सेक्शन पढ़े हो वहां पे पैसा देने से डिडक्शन मिल रहा था, या तो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या तो खर्चा कर रहे थे, तब जाके डिडक्शन क्लेम हो रहा था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पैसा भी आएगा और डिडक्शन भी क्लेम करेंगे। वाह, फायदा भी हो रहा है और बचत भी हो रहा है, अच्छा बात है। तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है सर? एप्लीकेबल है रेसिडेंट, सॉरी, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ये सेक्शन का बेनिफिट इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये लोग क्लेम कर सकते हैं, एप्लीकेबल टू। सर कंडीशन क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इट? सो कंडीशन ये है, SSC does have SSC does have savings account। SSC does have savings account कहाँ पे? इन बैंक, कॉमा, कोऑपरेटिव बैंक, और कहाँ? पोस्ट ऑफिस। ओके, एंड SSC has earned SSC has earned interest on such account।
ऑन सच सेविंग्स अकाउंट। सर कंडीशन बहुत ही सिंपल है। क्या कंडीशन है सर? तो सबसे पहले एसएससी के पास क्या होना चाहिए? सेविंग्स बैंक अकाउंट। गाइस अंडरलाइन करिएगा, सेविंग्स बैंक अकाउंट। एसएससी के पास सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? बैंक पे होने से चलेगा? चलेगा सर। कोऑपरेटिव बैंक पे होने से चलेगा? चलेगा सर। पोस्ट ऑफिस में होने चलेगा? चलेगा। तो आप पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव बैंक में या नॉर्मल बैंक में आप क्या ओपन करोगे? आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करोगे। क्या ओपन करोगे दोस्तों? आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करोगे। सर उससे क्या होगा? आप अगर सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट आपको 80 में डिडक्शन मिल जाएगा। तो आइए सर डिडक्शन लिख लेते हैं। इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है वो आपके लिए इनकम है ना। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, हम लोग ये पहला एक सेक्शन पढ़ रहे हैं जहां पे डिडक्शन इनकम के मिलते हैं। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं। डिडक्शन कितना मिलेगा सर? डिडक्शन मिलेगा जितना इंटरेस्ट आप अर्न किए हो, इंटरेस्ट सो अर्न और 10,000 whichever is lower, whichever is lower। मतलब मैक्सिमम कितना मिलेगा? 10,000 ही मिलेगा। और आपको पता है बोनस यहाँ पे मिलता है। सर बोनस किससे मिलता है? बोनस मिलता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। सो नोट्स में लिख लो, इंटरेस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट interest of post office savings account is exempted is up to ₹3,500। मतलब पोस्ट ऑफिस में रखने से आपको 3,500 का और फायदा होगा। मतलब सर पोस्ट ऑफिस का टोटल बेनिफिट होगा आपका 13,500। अगर आपका पूरा पैसा पोस्ट ऑफिस में है तो पहला 3,500 जो इंटरेस्ट आप अर्न करोगे दैट एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद जो 10,000 और अर्न अगर हो रहा है तो वो भी आपका डिडक्शन चैप्टर 6 में डिडक्शन मिल जा रहा है। मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग्स वालों के लिए, जितने लोग के पास पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट है, वो लोग अगर 13,500 तक, कितना तक? वो लोग अगर 13,500 तक अगर इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, वो लोग अगर 13,500 तक अगर इंटरेस्ट अर्न कर रहा है तो उन लोग को 80 टीटीए में डिडक्शन मिल जाएगा कुछ, और एग्जेम्पशन कुछ मिल जाएगा। मतलब टैक्स देने का दरकार नहीं होगा। लेकिन अगर खाली आपका बैंक अकाउंट में है तो 10,000 तक ही मिलेगा, 3,500 एक्सक्लूसिवली फॉर द पोस्ट ऑफिस। आपको लास्ट क्लास बताया गया था कि गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस को क्यों इतना प्रायोरिटी देता है। क्यों प्रायोरिटी देता है? बिकॉज वो गवर्नमेंट ओन्ड होता है, सारा पैसा गवर्नमेंट का रहता है। गवर्नमेंट उसको प्रमोट करने के लिए लोगों को फायदा देता है, ताकि लोगों को ये फायदा लगे और लोग आके इस सब जगह में पैसा इन्वेस्ट करें। सर समझ में तो आ रहा है। अभी आप क्या बोलना चाह रहे हो? अभी बेसिकली अभी हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि यही कि इंटरेस्ट में आपको रिडक्शन मिल जाएगा। सर मेरे पास 500 बैंक अकाउंट है। कितना बैंक अकाउंट है? मेरे पास टोटल 500 बैंक अकाउंट है। सेविंग्स अकाउंट हो सकता है? हाँ हो सकता है सर। और हर एक में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, हर एक में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो क्या सर मुझे भी डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस, आपको भी डिडक्शन मिलेगा। कितना? सारा बैंक मिला के 10,000। आप ये मत सोचो कि पांचों बैंक के लिए 10-10 अलग से तो 50 मिलेगा। नो, सबको मिला के 10,000। आई रिपीट दोस्तों, सबको मिला के 10,000। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? सबको मिला के 10,000। सब लोग को समझ में आया है वाला पार्ट? हाँ ना? सर मेरे यहाँ पे एक छोटा सा डाउट है, पूछूं? आप लोग तो डाउट पूछोगे नहीं, तो मुझे ही पूछना पड़ता है मजबूरन। पूछे, एक छोटा सा डाउट है मेरा। क्या डाउट है सर? डाउट ये है, डाउट ये है मेरा छोटा सा, कि अगर ज्वाइंट अकाउंट हो तब क्या होगा? ए सेविंग्स अकाउंट तो ज्वाइंट पे भी होता है। जैसे मेरे साथ मेरा मम्मी का ज्वाइंट अकाउंट है, तो आपको पता है 3 जन को मैक्सिमम लेके ज्वाइंट अकाउंट बैंक अलाउ करता है। मतलब अकाउंट एक होगा बट अकाउंट होल्डर 2 जन होगा।
ज्वाइंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट जानते हैं ना हम लोग, ज्वाइंट अकाउंट। तो अगर ज्वाइंट अकाउंट हुआ तो क्या 10-10 दोनों ओनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? दैट इज अ क्वेश्चन। ये सोचो, ये क्वेश्चन का मैं होमवर्क दे रहा हूं। हर एक चीज आंसर हम बोलेंगे तो आप क्या सोचोगे? सोच के आओ नेक्स्ट क्लास। हड़बड़ी में आंसर मत दो, 1-0 1-0 आंसर मत दो ऐसा करके। आप सोच के आओ कि क्या दोनों को ही मिल के होगा? खुशी मैडम, अकाउंट दोनों के नाम पे ही है। ज्वाइंट अकाउंट पे दोनों का नाम, चेक में दोनों का नाम ही अपियर होता है। चेकबुक जब बैंक इशू करता है तो दोनों का नाम ही मेंशन होता है। तो वहां पे एक फर्स्ट होल्डर होता है, एक सेकंड होल्डर होता है। ओके, प्राइमरी सेकेंडरी बोले कुछ नहीं होता है यहाँ पे मैडम। अभी ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है। और सर्वाइवर करने से दोनों ही प्राइमरी हो जाता है। और सर्वाइवर करने से बैंक में जाकर बोलिएगा, और सर्वाइवर कर देने से तो आपका पासबुक में वो जस्ट अटैच कर देगा, और सर्वाइवर सर्वाइवर करके, तो दोनों का सिग्नेचर वैलिड होगा। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं है, दोनों ही सेम हकदार होता है, दोनों ही पैसे उठा सकता है, दोनों ही चेक इशू कर सकता है, दोनों ही अकाउंट की यूज कर सकता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी तो तब होगा ना जब पावर थोड़ा सा कम बेसी रहेगा। अभी ऐसा नहीं होता है। सोचो थोड़ा। हाँ, अगर पोस्ट ऑफिस में होगा तो क्या होगा, बैंक में होगा तो क्या होगा, और थोड़ा सा मिर्च मसला डाले इसके अंदर। सर एफडी पढ़े थे ना, एफडी एफडी एटीसी में, एटीसी में एफडी था ना, वहां पे एफडी करने पे डिडक्शन मिलता था। कम ऑन यार, इतना जल्दी कैसे भूल सकते हो आप लोग? एटीसी में पढ़े थे ना एफडी, तो सर एफडी भी तो ज्वाइंट नाम पे होता है। यस सर। एफडी भी ना ज्वाइंट नाम पे होता है। यस सर, हाँ होता है। पूछ लेना बैंक को जाकर, वो बताएगा। तो आप वहां पे बताइएगा कि 80D, आई मीन 80C जो हम लोग पढ़े थे एफडी, तो अगर कोई ज्वाइंट एफडी हो तो किसको डिडक्शन मिलेगा? दोनों को ही मिलेगा, आधा आधा मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, क्या होगा? तो आप लोग के लिए एक छोटा सा सोचने का, आप इंटरनेट सर्च करो, यूट्यूब देखो, जहां से हो वहां से आप इन्फॉर्मेशन लेके आओ। ठीक है, मुझे आंसर चाहिए। आप लोग थोड़ा, आप लोग एक्टिव बनो, नहीं तो आप सारा इन्फॉर्मेशन हम बताएंगे तो आप लोग सोचोगे ही नहीं। सर क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन है, अगर ज्वाइंट एफडी, अच्छा राजदीप बोल रहे हैं कि सर ओनली 10,000 इन बैंक एंड इन पोस्ट ऑफिस इट विल बी डबल 7,000। ओके, अच्छा, ज्वाइंट एफडी अगर हो, क्या हो सर? अगर ज्वाइंट एफडी हो तो डिडक्शन किसको मिलेगा? ज्वाइंट अकाउंट अगर बैंक में हो तो डिडक्शन कौन क्लेम करेगा? ज्वाइंट अकाउंट अगर पोस्ट ऑफिस में हो तो डिडक्शन कौन कितना क्लेम करेगा? राजदीप एक आंसर दिया है, बाद बाकी लोग थोड़ा आंसर ट्राई करो, ढूंढ के आओ आंसर। राजदीप आपका आंसर सही गलत मैं नेक्स्ट क्लास बता दूंगा, ठीक है?